हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। अभी यहाँ पर हम CPU शेड्यूलिंग क्या होती है वो डिस्कस करेंगे और CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो आपको जानना ज़रूरी है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं CPU शेड्यूलिंग के बारे में। CPU शेड्यूलिंग इज ए प्रोसेस विच अलाउज वन प्रोसेस टू यूज द CPU while एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस इन होल्ड और वेटिंग स्टेट, ठीक है। इसका मतलब CPU शेड्यूलिंग का मतलब है कि जब कोई एक प्रोसेस है CPU में एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको वेट करना पड़े किसी भी कारण से, इनपुट आउटपुट की वजह से या किसी भी कारण से उसको वेट करना पड़े, तो CPU जब फ्री होता है तो उस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस रन हो, उसको शेड्यूल किया जाए, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। वैसे जैसे ये CPU है तो लेट्स से यहाँ पे ये प्रोसेस P1 है जो एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे लेट्स से P2, P3 और P4 प्रोसेस हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। मतलब रेडी हैं, वेट कर रहे हैं CPU को असाइन होने का। अब लेट्स से P1 को यहाँ पे वेट करना पड़ा किसी भी कारण से, लेट्स से इनपुट आउटपुट डिवाइस की वजह से इसको वेट करना पड़ा। तो P1 जब वेटिंग स्टेट में आ गया तो CPU अब फ्री हो गया। CPU फ्री हो गया तो अब इनमें से किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना या एग्जीक्यूट करना, CPU को असाइन करना, ठीक है। CPU अलोकेट करना किसी भी प्रोसेस को इनमें से, वेटिंग वाले में से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। अब बेस्ट शेड्यूलिंग क्या होती है कि CPU फ्री नहीं होना चाहिए। CPU का हमें फुल यूज लेना है, कोई भी रिसोर्स है उसका हम फुल्ली यूज कर पाएंगे तभी वो बेस्ट यूज हो पाएगा, तभी हम कहेंगे कि बेस्ट आउटपुट है, हम कह सकते हैं कि बेस्ट यूज हो पा रहा है। तो CPU को हमें फुल्ली यूज करना है, जितना हो सके उतना उसको यूज करना है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अच्छा होगा तो अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको समझ आ गया कि शेड्यूलिंग क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। The aim of CPU scheduling is to make the system efficient, fast and fair. जैसे मैंने बताया था अभी कि CPU शेड्यूलिंग का मतलब इसका एम क्या है, इसका पर्पज़ क्या है कि हमें सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, ठीक है, और फास्ट बनाना है। अब CPU शेड्यूलिंग का मतलब वही है कि हम CPU को जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, उसको जितना अच्छे से यूज़ कर पाएंगे उतना ही वो फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा। अगर हम CPU को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे मतलब कि ज़्यादा प्रोसेस रन करवा पाएंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। whenever the CPU becomes ideal the operating system must select one of the process in the ready queue to be executed। इसका मतलब भी वही है कि जब CPU फ्री हो जाता है, ये बोल रहा है whenever CPU ideal, जब भी CPU फ्री होता है तो तुरंत जो वेटिंग रेडी स्टेट में जो प्रोसेस हैं इनमें से कोई एक प्रोसेस इसको CPU को अलोकेट कर देना चाहिए। मतलब कि CPU फ्री नहीं रहना चाहिए। जब भी CPU आइडियल होगा तो तुरंत उनमें से रेडी स्टेट में से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। तो यही होता है CPU शेड्यूलिंग। बात करते हैं टाइप ऑफ CPU शेड्यूलिंग। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CPU शेड्यूलिंग कब कब हो सकती है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे CPU शेड्यूलिंग होती है। CPU शेड्यूलिंग डिसीजन मतलब CPU शेड्यूलिंग की नीड कब पड़ सकती है, कब वो डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हमें CPU शेड्यूल करना है, कौन सा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो ये डिसीजन कब लेना पड़ता है, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। CPU शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक अंडर फॉलोइंग 4 सर्कमस्टांसेस। ये 4 सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है, डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। पहला है व्हेन ए प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट। हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था कि लेट्स से ये CPU है और यहाँ पे प्रोसेस हैं जो हैं वो हैं रनिंग स्टेटस में, स्टेट्स में, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे होता है रेडी स्टेट होता है, ठीक है, और एक होता है वेट। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेट स्टेट होता है। मेनली ये 3 स्टेट होती है, ठीक है।
तो अब जब CPU स्विच करता है रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट में, मतलब CPU रन कर रहा है कोई प्रोसेस, और लेट से किसी प्रोसेस को वेट लिस्ट में डाला जाता है वेटिंग के लिए, तो अब CPU फ्री हो गया। तो CPU फ्री हो गया तो अब CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब CPU फ्री होती है दूसरे प्रोसेस को लाना पड़ेगा, तो शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सर्कमस्टांसेस तो ये है कि जब CPU रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड है व्हेन प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। अगर रनिंग स्टेट है तो वेटिंग में भी जा सकता है, और रनिंग स्टेट से वो वापस से रेडी स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है। तो रेडी स्टेट में जाएगा तब भी CPU फ्री हो जाएगा, तो CPU फ्री हो जाएगा तो इस केस में भी हमें CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थर्ड है व्हेन ए प्रोसेस स्विच फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट। भाई जब वेटिंग स्टेट में है लेट से किसी डिवाइस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, जब उसका काम फिनिश हो जाएगा, वो इनपुट आउटपुट ले चुका होगा, तो वापस से वो रेडी हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वापस से वेट से रेडी स्टेट में जाएगा, तो भी हमें CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको पेंडिंग किया था इस टास्क को, तो अब ये वापस से रेडी हो गया है तो वापस से इसको एग्जीक्यूट करना होगा, तो यहाँ पे भी हमें CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट है फोर्थ व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट्स। जब कोई प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस प्रोसेस को टर्मिनेट हो गया, मतलब उसका टास्क फिनिश हो गया, तो CPU फ्री हो गया, तो CPU फ्री हो गया तो फिर इसको CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेनली 4 सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे हमें CPU शेड्यूलिंग के डिसीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो ये 4 सर्कमस्टांसेज हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट एक बोल रहा है व्हेन शेड्यूलिंग टेक प्लेस अंडर only 1 and 4 circumstances we say scheduling scheme is non preemptive, otherwise scheduling scheme is preemptive। अब ये बोल रहा है कि जब 1 और 4 जो 1th है और ये 4th कंडीशन है, 1 और 4th जो स्टेट सर्कमस्टांसेज हैं इनमें शेड्यूलिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, और बाकी के 2 और 3 इनमें जब शेड्यूलिंग होती है तो इसको बोलते हैं प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब ये नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, इनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। हम बात करते हैं जो शेड्यूलिंग है उसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, एक होती है नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में। अंडर नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग वंस द CPU हैज़ बीन अलोकेटेड टू ए प्रोसेस, द प्रोसेस keeps the CPU until it releases the CPU either by terminating or by waiting state, by switching to the waiting state। तो मैं अब अगर अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वो होते हैं कि नॉन प्रीम्प्टिव मतलब कि उनको बीच में रोका नहीं जा सकता, ठीक है। सिंपल सी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, नॉन प्रीम्प्टिव मतलब उनको बीच में रोका नहीं जा सकता। अब रोकने का मतलब क्या है कि अगर CPU है यहाँ पे लेट से कि कोई प्रोसेस लेट से ये CPU है और कोई प्रोसेस इसमें लेट से P1 प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब अगर एक बार ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया तो इसको बीच में वापस से इसके एग्जीक्यूशन को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। ये तभी हटेगा, ये तब तक CPU में एग्जीक्यूट करते रहेगा तब तक या तो ये टर्मिनेट ना हो जाए, मतलब कि या तो इसका काम फिनिश ना हो जाए, या फिर वो वेटिंग मतलब कि उसको किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो वेट करने के लिए चला जाए या फिर वो उसका टास्क फिनिश हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए। तो इन दोनों केसों में ही वो हट सकता है, उसका एग्जीक्यूशन हम रोक सकते हैं, अदरवाइज उसका एग्जीक्यूशन नहीं रोक सकते। तो ऐसे प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग जिनमें मतलब कि हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं रोक सकते उनको बोलते हैं नॉन प्रीम्प्टिव, ठीक है। और प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, उसके अपोजिट हो सकते हैं कि जब कोई प्रोसेस लाइट से यहाँ पे CPU में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है P1, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस आ गया जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेट से उसको रन करवाना पड़ा, तो P2 प्रोसेस आ गया तो इसको रन करवा देंगे, इसको बाहर कर देंगे, इसको वेट करवा देंगे। तो मतलब कि अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला प्रोसेस आ गया जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी वो आ गया तो P1 को इसको हटा देंगे, इसको पहले रन करवाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि P1 को हटा दिया, उस प्रोसेस को रोक दिया बीच में ही, क्योंकि तो दूसरा प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ऐसे होते हैं प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम जिनको बीच में रोका जा सकता है। और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है कि एक बार शेड्यूलिंग हो गई, एक बार असाइन हो गया CPU, तो वो बीच में नहीं रोका जाएगा, उसको तभी कंप्लीट होगा, या तो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा या फिर वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करे। 2 ही कंडीशन हो सकता है।
तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव आपको समझ आ गया। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग देख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग द टास्क आर यूजुअली असाइन विद प्रायोरिटीज, यूजुअली प्रायोरिटी के साथ असाइन किए जाते हैं। मैंने जैसे बताया था, लेट्स से P1 टास्क है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, अब कोई दूसरी टास्क आ गया लेट्स से P2 जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसको असाइन किया जाएगा, इसको पहले रन किया जाएगा, ठीक है। At time it is necessary to run a certain task that has higher priority before another task although it is running। इसका मतलब वही है कि कोई टास्क रन कर रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बट कोई दूसरा प्रोसेस आ गया हायर प्रायोरिटी का, तो उसको पहले रन करवाना पड़ेगा, चाहे वो रन हो रहा हो, उसको बीच में रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था कि कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ जो हम कह सकते हैं कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अब शेड्यूलिंग करते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया है, हम कह सकते हैं ना, हम कब कहेंगे कि शेड्यूलिंग बेस्ट शेड्यूलिंग है या शेड्यूलिंग सही है, शेड्यूलिंग नहीं है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि शेड्यूलिंग बेस्ट है ये नहीं है। तो ये वो क्राइटेरिया है जिनके बेस पे शेड्यूलिंग को हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि CPU शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था CPU शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि हमें CPU का बेस्ट यूज लेना है। भाई हमारे पास कोई रिसोर्सेज है, उसका हमें बेस्ट यूज लेना है। अगर उसका अच्छे से हम यूज ले पाएंगे, इसका मतलब शेड्यूलिंग अच्छे से हम कर पा रहे हैं और उसका हम किसी भी रिसोर्स का अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। यही तो हमारा मकसद है कि किसी भी रिसोर्स को हम 100% यूज कर पाएँ। 100% तो नॉट पॉसिबल है ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो, बट हम मैक्सिमम उसको यूज़ कर पाएँ, मैक्सिमम उसका यूज़ कर पाएँ, यही शेड्यूलिंग का मतलब है। तो अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो ये CPU यूटिलाइजेशन, मतलब कि CPU का यूटिलाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। टू मेक आउट ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ CPU एंड नॉट टू वेस्ट एनी CPU साइकिल, CPU वुड बी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका मतलब वही है कि CPU को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, CPU के टाइम को हमें, साइकिल को हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें बेस्ट CPU का यूज करना है जितना पॉसिबल हो सके। तो वो होता है CPU यूटिलाइजेशन, कि हम CPU को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं और कितना वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड है थ्रूपुट। ऐसे पूछा जा सकता है कि थ्रूपुट का मतलब क्या है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। थ्रूपुट का मतलब है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम rather than say total amount of work done in a unit time। तो थ्रूपुट का मतलब है एक तरीके से आउटपुट, मतलब कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना टास्क कंप्लीट हो पा रहा है या कितने प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रूपुट। एक तरीके से मतलब कितना आउटपुट दे पा रहे हैं। ये हो सकता है, दिस में रेंज फ्रॉम 10 टास्क पर सेकेंड टू 1 टास्क पर आवर। ये भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस क्या है। अगर कोई बड़ा प्रोसेस है जो ज़्यादा टाइम लेता है, डिपेंड करता है प्रोसेस क्या है, बट ये रेंज कर सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि 1 सेकंड में 10 प्रोसेस रन हो जाए, 10 टास्क कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रास्ते छोटे छोटे हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ऐसे भी हो सकता है कि 1 घंटे में 1 ही टास्क एग्जीक्यूट होता है। तो थ्रूपुट वो होता है कि हमें एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने टास्क हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, द नंबर ऑफ टास्क जो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं थ्रूपुट, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, अगेन थर्ड नंबर है टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, कितना टाइम वो एग्जीक्यूट होने में ले रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। द इंटरवल फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जब मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, सिंपल से वो होता है टर्न अराउंड टाइम। जैसे कोई प्रोसेस लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो स्टार्ट होने से कंप्लीट होने के बीच में कितना टाइम उसने लिया, मतलब कि उसको स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ, तो मतलब कि उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लिया, तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। फिर फोर्थ है यहाँ पे वेटिंग टाइम, द सम ऑफ द पीरियड स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। तो इसका मतलब है वेटिंग टाइम, मतलब उसको कितना वेट करना पड़ रहा है, कितना टाइम उसका वेटिंग में जा रहा है, तो ये होता है वेटिंग टाइम। मतलब कि जैसे CPU को अगर किसी भी प्रोसेस को अगर इनपुट आउटपुट का वेट करना है तो उसको वेट करना पड़ेगा, तो ये वेटिंग टाइम होता है कि उसको कितना वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम, कितने अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करना पड़ता है। और फोर्थ है यहाँ पे फिफ्थ है लोड एवरेज, ठीक है।
लोड एवरेज का मतलब वो होता है कितने एवरेज प्रोसेस को हम लोड कर पा रहे हैं मेन मेमोरी में। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर द देयर टर्न टू गेट द CPU। अब रेडी क्यू मतलब वही है कि मेन मेमोरी में, रेडी क्यू मतलब कि मेन मेमोरी में जो प्रोसेस हैं जो रेडी हैं, जो CPU का वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये वही है। लोड एवरेज का मतलब है कि द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू, कितने एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस जो रेडी हैं, रेडी क्यू में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोड एवरेज। और फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम उसके नाम से पता चल रहा है कि कितने टाइम बाद वो रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। जैसे कोई प्रोसेस है, लेट्स से P1 प्रोसेस है, ठीक है, और ये CPU है, तो अब लेट्स से P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया। अब ये तो है नहीं कि एग्जीक्यूट होते ही वो आउटपुट देने लग जाएगा, वो रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। जैसे इसको असाइन हुआ उसके कितने टाइम बाद ये रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर रहा है। रेस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि टास्क कंप्लीट हो गया, रेस्पॉन्स का मतलब है वो अपना रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट लग गया है, वो अपनी एक्टिविटी करने लग गया है, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स टाइम वही है कि प्रोसेस सबमिट होने के कितने टाइम बाद वो रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दे रहा है। तो रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन ए रिक्वेस्ट वॉज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। मतलब कि जैसे ही प्रोसेस सबमिट किया, रिक्वेस्ट की, उसके बाद पहला रेस्पॉन्स कब आएगा, ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्स कब आएगा, तो उस टाइम को बोलते हैं यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम। इट इज़ द टाइम टिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स नॉट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। ये मैंने आपको बताया है कि पहला रेस्पॉन्स कब आया है वो टाइम देखा जाता है, जब उस सबमिट किया और पहला रेस्पॉन्स कब आया उसके बीच वो टाइम देखा जाता है, ना कि टास्क कंप्लीट कब हुआ। टास्क कंप्लीट होना अलग चीज़ है और रेस्पॉन्स आना अलग चीज़ है, पहला रेस्पॉन्स अलग आना चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर जैसे होता है ना कि मान लो कोई या जैसे कोई कोमा में चला जाता है, कोई ये बेहोश हो जाता है मान लो, तो उसको हम कोई भी मेडिसिन वगैरह देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी है जिससे कोमा में आ गया, वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम जैसे मेडिसिन देते हैं उसको, तो हम कहते हैं ना कि दवाई असर कर रही है। इसका मतलब है कि वो रेस्पॉन्स दे रहा है, वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, मतलब कुछ उसकी एक्टिविटी करने लगा है, आंखें वो ओपन कर रहा है या फिर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसका रेस्पॉन्स आने लगा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो काम करने लगा है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया रेस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब कि वो सही हो गया एकदम से। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि रेस्पॉन्स आना अलग चीज़ है और कंप्लीट सही होना अलग चीज़ है। तो यह भी वही चीज़ है कि पहला रेस्पॉन्स, जैसे हमने टास्क असाइन किया तो उसका पहला रेस्पॉन्स आया, उसके टाइम के बीच को बोलते हैं हम रेस्पॉन्स टाइम, ना कि टास्क कंप्लीट हो गया उस टाइम को बोलते हैं। तो टास्क कंप्लीट होना, रेस्पॉन्स आना अलग चीज़ है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात किया है मेनली CPU शेड्यूलिंग के बारे में। CPU शेड्यूलिंग क्या होता है और उसमें CPU शेड्यूलिंग जैसे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है, और फिर हमने कुछ CPU शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया यहाँ पे देखे थे। तो CPU की यूटिलाइजेशन क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, लोड एवरेज और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन देखे लास्ट में लिखा था, द इन जनरल CPU यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट आर मैक्सिमाइज एंड अदर फैक्टर आर रिड्यूस। तो बेस्ट शेड्यूलिंग का मतलब है कि जो CPU यूटिलाइजेशन है और थ्रूपुट है ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और बाकी की चीज़ें कम होनी चाहिए, क्योंकि यूटिलाइजेशन बेस्ट होना चाहिए और थ्रूपुट मतलब कि आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए और चीज़ें हैं जो कम होनी चाहिए, जैसे टर्न अराउंड टाइम है कम होना चाहिए, जितने कम टाइम में रेस्पॉन्स आ रहा है एग्जीक्यूट हो पा रहा है मतलब अच्छा है हमारे लिए। वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, जितना कम वेट करना पड़ रहा है उतना अच्छा है। लोड एवरेज कम होगा उतना अच्छा होगा। रेस्पॉन्स टाइम जितना कम टाइम में रेस्पॉन्स कर पा रहा है वो अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है बाकी चीज़ें कम होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन CPU का, और थ्रूपुट मैक्सिमम होना चाहिए। वही लास्ट लाइन में हमने यहाँ पे बोला है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल सीरीज़ यहाँ पर मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी वीडियो में, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट रीड करता हूं और मैं सारे कमेंट का विद इन आवर्स में रिप्लाई भी करता हूं। तो आप कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट वहाँ भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।